नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, यह हमारा क्लास 12वीं रसायन विज्ञान के अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट सेकेंड भाग 2 होगा। सेशन नंबर 2 होगा। इस वीडियो में हमने जहां तक पहले सेशन में जो है सीखा था, अब उसके आगे की सारी बातें अब उसके आगे की सारी चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है स्टडी के मूड में आ गए होंगे। तो रफ और पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं। जिन दोस्तों ने प्रीवियस वीडियो देखा है उनको यह वीडियो बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो को, मेरे इसी चैनल पर जाकर पहले रासायनिक बलगतिकी के पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दूसरी चीज़, यदि चैनल पे पुराने हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और अगर दोस्त आपको कुछ नहीं समझ में आता है या आप मोटिवेशनल कोई भी कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पर ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो भी कुछ मैंने पढ़ाया था अब इस वीडियो में उससे आगे मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक से संबंधित कुछ बातें। मान लीजिए मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये हमारा R और R=P, अगर ये हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया है इसमें R जो हमारा होता है वो रिएक्टेंट होता है और P हमारा प्रोडक्ट होता है। R हमारा रिएक्टेंट होता है, P हमारा प्रोडक्ट होता है। जहाँ पे रिएक्टेंट का मतलब होता है दोस्त अभिकारक और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। ठीक है, जैसा कि आप पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। R का मतलब होता है अभिकारक और जो है उत्पाद। और ये भी आपको बताया गया था कि दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलकर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो फैक्ट है वो ये है कि यदि आपने अभिकारक से कोई उत्पाद बनाने के लिए कोई रासायनिक अभिक्रिया आप करा रहे हैं, हालांकि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए ही कराई जाती है। तो यदि आप कोई अभिकारक उठाते हैं, मानिए आपके पास अभिकारक है A+B और इससे मिला के आपको उत्पाद बनाना, आपने तैयार किया उत्पाद। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों में, कहना क्या चाहता हूँ। आपने A+B आपस में मिलाया तो उससे मिलकर जो उत्पाद बना, प्रोडक्ट बना, तो इसमें जो है जितनी A की मात्रा है और जितनी B की मात्रा है, इन दोनों की मात्राओं को हम जो कहेंगे, क्या कहेंगे, इन दोनों की मात्राओं को हम कहेंगे सांद्रता। यानी A+B की जो मात्रा होगी वो उनकी सांद्रता होगी। यानी A+B की जो सांद्रता होगी, A+B की सांद्रता संयुक्त रूप से अभिकारक की सांद्रता कही जाएगी। किसकी सांद्रता? अभिकारक की सांद्रता। ठीक है दोस्त, अभिकारक की सांद्रता आप अभिकारक की कॉन्स्टेंसी कही जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो दोस्त आपको पता होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन चलती है कुछ ना कुछ समय लगता है, और जब रिएक्शन पूर्ण हो जाती है तो रिएक्शन चल रही होती है तो क्या होता है कि अभिकारक की सांद्रता घटती चली जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती चली जाती है। यानी ये जो अभिकारक हमारा ये घटता जाता है, उत्पाद हमारा बढ़ता चला जाता है। जैसा कि अभिकारक घटेगा तो माइनस लगता जाता है, उत्पाद बढ़ता जाएगा तो प्लस लगता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे संपूर्ण अभिकारक जो है, अगर रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो है पूर्ण होती है, तो संपूर्ण अभिकारक जो बदल जाता है उत्पाद में। ठीक है दोस्त, जो मैं समझाना चाहता हूँ उसमें क्या है कि उसमें अभिक्रिया हमारी A+B है और हमारा अभिक्रिया से बन रहा उत्पाद। और जब उत्पाद बन रहा है तो जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया चलती है, रासायनिक अभिक्रिया चलने के साथ साथ क्या होता है, हमारा संपूर्ण अभिकारक जो है उत्पाद में बदल जाता है। और इससे क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घटती है वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। अर्थात तो ये होता है कि ये घटता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभिकारक आप मिलाते हैं तो उससे उत्पाद बनता है। ये हमारा रिएक्शन होता है। लेकिन आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है, इसमें मैं आपको यही सारी बातें समझाने वाला हूँ। वो है अभिक्रिया का वेग, या इसे हम केवल
वेग भी कहते हैं या हम इसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया के वेग को स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश में इसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, रेट से हमने उठाया है स्मॉल r। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है वही वाला जो है हमने रिएक्शन लिखा है R = P वाला। यहाँ पे R हमारा रिएक्टेंट है और P हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं कि क्या कहती है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आपकी सारी सुविधा के लिए मैंने सारी चीज़ें तैयार की हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया चलती है दोस्त, तो कह रहा है कि अभिकारक यानी रिएक्टेंट की सांद्रता लगातार घटती है। सांद्रता का मतलब मात्रा, अभिकारक की मात्रा क्या होती है, लगातार घटती जाती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया ने चलना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया। और उस ऐसे रिएक्शन में जब अभिकारक घटता है तो P यानी उत्पाद की मात्रा लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। रासायनिक अभिक्रिया चलने के साथ साथ कह रहा कि R मतलब रिएक्टेंट या अभिकारक की सांद्रता जो है, यानी अभिकारक अणुओं की संख्या घटती चली जाती है, उसकी सांद्रता घटती चली जाती है, जबकि उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं कि उत्पाद अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात उत्पाद जो है क्या होती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। जिसके अणुओं की संख्या बढ़ेगी जिसमें, उसमें क्या होगी, उसकी सांद्रता भी लगातार बढ़ती जाएगी। अब चलते हैं कि आखिर अभिक्रिया का वेग कहते किसे हैं, थोड़ा इसे जान लेते हैं। अभिक्रिया का वेग कह रहा है कि देखिएगा एकांक समय में, समय हमने कैसा लिया है, एकांक समय लिया है। एकांक समय लिया है 1 मिनट, 1 घंटा, जो भी आप ले सकते हैं। एकांक समय में कह रहा कि अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। हमने कुछ समय ले लिया, मानिए समय हमने t लिया है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए हमने, हमारा अभिकारक है x + y, x + y अभिकारक ले लिया हमने। इन दोनों को आपस मिला के हम रिएक्शन करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमने इस रिएक्शन में जो समय लग रहा है वो t समय लग रहा है। क्या लग रहा है, t समय। यानी t समय में क्या हुआ कि अभिकारक जो है जब उत्पाद बनने के लिए चल रहा है, ध्यान सुनिएगा, अभिकारक से t समय में क्या बन रहा है, उत्पाद। रिएक्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था एक स्लो रिएक्शन होती है, और जो है एक अति तीव्र रिएक्शन होती है जिसको वेरी फास्ट कहते हैं। एक जो है क्या थी, एक बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन थी। काफ़ी प्रकार के रिएक्शन के बारे में पिछली वीडियो में बताया गया, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अभिक्रिया चाहे जैसे भी हो रही है, अगर वो स्लो रिएक्शन है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर फास्ट रिएक्शन है तो टाइम कम लगेगा, और अगर वेरी फास्ट है तो टाइम क्षणिक मात्र हो जाएगा। ये सारी बातें आपको क्या की प्रीवियस वीडियो में बताई गई, लेकिन अब यहाँ पे जो बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको भी जरा समझिएगा। यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब दो अभिकारकों को आपस में मिलाया जाता है, उनसे क्या तैयार किया जाता है, उत्पाद तैयार किया जाता है। दो अभिकारकों को जब आपस में मिलाकर उत्पाद तैयार किया जाता है, तो आप जानते हैं कि अभिकारक की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है, जबकि उत्पाद की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उत्पाद की मात्रा में भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन ये हो रहा है कि उत्पाद जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसकी मात्रा बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभिकारक की मात्रा में परिवर्तन ये हो रहा है कि उसकी मात्रा लगातार क्या होती जा रही है, उसकी मात्रा लगातार क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एकांक समय में, समय हमने t माना था, समय भी बढ़ेगा या घटेगा, समय भी जो है समय परिवर्तन के साथ साथ क्या होती है, अभिकारकों या उत्पादकों की मात्राओं में जब क्या होता है, परिवर्तन होता है, उनकी सांद्रता में जब परिवर्तन होता है, तब इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम जो कहते हैं अभिक्रिया का वेग। जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे मैंने रिएक्शन लिया था x + y, अब समय लिया था t, तो t में भी परिवर्तन होगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो है क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और x + y, मान लीजिए xy बन रहा, उत्पाद बन गया, इसकी मात्रा इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जबकि इसकी मात्रा क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, मतलब होता है कि अभिकारक की मात्रा जो है समय के अनुसार घटती जाएगी, जबकि उत्पाद की मात्रा समय के अनुसार बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं क्या फार्मूला है अभिक्रिया के वेग का।
अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर का क्या फार्मूला है। कह रहा है कि अभिक्रिया की दर का जो फार्मूला होता है जान लीजिए उसे R इक्वल टू जहाँ पे डेल्टा C अपान डेल्टा T होता है। अब मैं आपको समझा दूं कि R इक्वल टू डेल्टा C और डेल्टा T यहाँ पे है क्या। डेल्टा C मतलब होता है, C का मतलब होता है सांद्रता, कॉन्स्टेंसी, यानी सांद्रता में निरंतर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। डेल्टा T का मतलब समय बदलने के साथ साथ सांद्रता में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। यानी अभिक्रिया का वेग, या फिर आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग, या आप इसे एक नाम से और जान सकते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया की दर यानी R, अभिक्रिया की दर उसे कहते हैं जहाँ पे समय के साथ साथ क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। अब वो सांद्रता चाहे अभिकारक की हो चाहे उत्पाद की हो, क्योंकि दोनों सांद्रताओं में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। उत्पाद की सांद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, जबकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ घटती जाती है, जैसा कि आपको बताया गया है। अब आप यहाँ पे बता रहा कि डेल्टा C क्या है। डेल्टा C जो है सांद्रता में हुआ परिवर्तन है। डेल्टा T यहाँ पर क्या है, समय में आया परिवर्तन है। R बराबर है अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर समय में परिवर्तन के साथ साथ जब जो है अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तब इस जो है रासायनिक अभिक्रिया, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। करा कि यहाँ जहाँ पे क्या चीज़ क्या है इसे जान लेते हैं। जहाँ पर जो है डेल्टा C बराबर सांद्रता में हुआ परिवर्तन, डेल्टा C बराबर अभिक्रिया की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, डेल्टा T बराबर होता है समयांतराल, डेल्टा C बराबर होता है सांद्रता में हुआ परिवर्तन, और डेल्टा T बराबर होता है समय अंतराल। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ें, ध्यान से देखिएगा। अब जान लेते हैं मात्रक। एक बात और जानिए, आप ध्यान से सुनिएगा। जो सांद्रता का मात्रक होता है, कोई भी सांद्रता हो, सांद्रता का मात्रक इस स्क्रीन पर देखिएगा, अपनी कॉपी भी नोट कर सकते हैं। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ये सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। जैसे सांद्रता कॉन्स्टेंसी यानी C, यानी कह सकते हैं कि यहाँ डेल्टा C जो है सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, उत्पाद या अभिकारकों की सांद्रता। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डेल्टा C के लिए मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, या सेकेंड की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, मिनट भी लगा सकते हैं, घंटा भी लगा सकते हैं ना। तो कह रहा कि इसके लिए आप लिखेंगे मोल प्रति लीटर, जैसा कि आपने यहाँ लिख दिया है, और बट्टे लगा देंगे आप, अपान कर दिया। यहाँ पर देखिए डेल्टा T लिखा, डेल्टा T जहाँ आपने सेकेंड लिखा। मैंने बताना सेकेंड के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो सकता है। या फिर अगर ये आप मिनट में निकाल रहे हैं तो मिनट के लिए क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आप मिनट के लिए निकाल रहे हैं तो आप मिनट के लिए लिखेंगे, मिनट के लिए मोल प्रति लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। यहाँ देखिए सेकंड इनवर्स था, मिनट इनवर्स, यानी मिनट के लिए आपने निकाला। घंटे के लिए निकालने तो सेम इसी प्रकार से मोल प्रति लीटर इनवर्स प्रति आवर्स इनवर्स, यानी घंटा इनवर्स। ठीक है ना। तो यह जो है इसका पहला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कह रहा है कि किसी गैसीय अभिक्रिया, कोई गैसीय अभिक्रिया हो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना हो, औसत दर निकालनी हो, तो सेम वही सारे प्रोसेस है, लेकिन जहाँ जहाँ पे मोल प्रति लीटर है वहाँ पे हम वायुमंडल लगा देंगे, क्योंकि जो है किसी गैसीय अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो वायुमंडल में होता है। तो कह रहा है कि वहाँ पे हो जाएगा वायुमंडल सेकेंड इनवर्स, या ATM मिनट इनवर्स, यानी ATM मतलब वायुमंडल, या आप कह सकते हैं ATM आवर्स इनवर्स, यानी घंटा इनवर्स ना, आवर्स इनवर्स। तो ये आपका जो है हो जाता है किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए जो है अभिक्रिया की दर का क्या हो गया, फार्मूला। ठीक है दोस्त, अब जो है हम आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। औसत दर, यहाँ पे लिखा है औसत दर वेग या एवरेज रेट। क्या लिखा है, एवरेज रेट या R एवरेज से इसे हमेशा आप इसे
आर एवरेज से क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। आर एवरेज से आप इसे हमेशा जानेंगे। आर एवरेज मतलब होता है औसत दर या औसत वेग, या आप इसे आर एवरेज या ARAV से इसे लिखा पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जानते हैं आखिर कौन सी चीज़ क्या होती है। तो चलिए समझते हैं जरा परिभाषा को, तब हम आपको आगे बताते हैं। कह कि किसी निश्चित समय अंतराल को इसने डेल्टा टी लिख दिया है। अभिकारकों की तथा उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन औसत दर कहता है। कहा कि निश्चित समयांतराल में अभिकारकों या उत्पादों के जो है सांद्रता में होने वाला परिवर्तन औसत दर कहा जाता है। इसे आर एवरेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आर एवरेज भी कहते हैं। यानी ये जो है वहाँ पर निश्चित समयांतराल नहीं था, यहाँ पे निश्चित समयांतराल है, जिसे हम आर एवरेज भी कहते हैं। कहा कि आर एवरेज बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, क्योंकि प्लस माइनस दोनों लगा है। प्लस का मतलब होता है कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी और अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी, है ना। और डेल्टा टी समयानुसार जो है समय घटेगा या बढ़ेगा, इसमें भी आपका प्लस माइनस होता है। तो क्या समय के लिए तो केवल माइनस हो, क्योंकि समय घटता जब रासायनिक क्रिया चलती है तो समय बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक बात और कह सकते हैं कि उत्पाद के लिए कभी कभी समय बढ़ने लगता है, अभिकार के घटने लगता है, कभी कभी अभिकार के लिए जो है बढ़ने लगता है, उत्पाद के लिए घटने लगता है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब पूर्ण होने वाली होती है तो उत्पाद के लिए समय घटता चला जाता है और अभिकारक के लिए बढ़ता चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन इसको देखिए ध्यान से। कि किसी निश्चित समयांतराल डेल्टा टी में, निश्चित समयांतराल की बात रखा जिसको डेल्टा टी से प्रदर्शित किया जा रहा है, उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत दर आर एवरेज कहते हैं। आर एवरेज को हम क्या करेंगे, आर और जो है इज इक्वल टू पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सुनिएगा, यहाँ पे जहाँ पे आर एक रिएक्टेंट है, पी एक प्रोडक्ट है, इसके सहायता से हम जो है रिएक्शन को दिखाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि जहाँ आर एवरेज का फार्मूला होता है, आर एवरेज बराबर हो जाता है प्लस माइनस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। डेल्टा सी जो हमारा होता है, डेल्टा सी आपको बताना है कि ये जो है अभिकारकों या उत्पादकों की सांद्रता है जो घटती बढ़ती रहती है। अगर बढ़ गई तो प्लस लग जाएगा, घट गई तो माइनस लग जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस माइनस दोनों, ठीक है ना। अगर सांद्रता बढ़ाई जाती है तो प्लस लगा के काम करेंगे, अगर घटाई जाती तो माइनस, और डेल्टा टी उसके अपान तो रहेगा ही। अब आगे चलते हैं। आर के लिए मतलब अभिकारक के लिए, किसके लिए, अभिकारक के लिए ध्यान दीजिएगा, अभिकारक निरंतर घटता है इसलिए उसके आगे हमेशा माइनस लगाएंगे। आर के लिए करा कि माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1, ठीक है ना। और जो है पी के लिए प्लस डेल्टा पी, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है और रिएक्टेंट हमेशा घटता है, इसलिए देखिए यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है और यहाँ पे प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता जाएगा। पी के लिए प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना। अब जरा सा बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई भी अभिकारक किसी बड़े कोष्टक में देखने को मिल जाए, जैसे मानिए जो है बड़े जो है ब्रैकेट में लिख दिया गया है A, ठीक है ना। चलिए मैं अभी इसको और भी ब्रीफ करने प्रयास करता हूँ। बड़े ब्रैकेट में लिख दिया गया है दोस्त X, क्या लिख दिया गया है, X, बड़े ब्रैकेट में X लिखा गया है। अब इस बड़े ब्रैकेट में जो X लिखा गया इसे क्या क्या पढ़ सकते हैं जरा ये जानते हैं। मतलब किसी भी अभिकारक को जब एक बड़े कोष्टक में लिख दिया जाता है तो उसे किन किन नामों से पढ़ा जा सकता है। आप कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ X, यानी कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता, यानी X की सांद्रता कह सकते हैं इसे। यहाँ देखिएगा X की सांद्रता, X का सांद्रण भी कह सकते हैं, X का सक्रिय द्रव्यमान भी कह सकते हैं, X का मोलर द्रव्य सांद्रण भी कह सकते हैं और X की मोलरता भी कह सकते हैं, ठीक है। इतने नामों से जाना जा सकता है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, X की सांद्रता कह सकते हैं, X का सांद्रण कह सकते हैं, सक्रिय द्रव्यमान, X का सक्रिय द्रव्यमान कह सकते हैं, फिर X की मोलर सांद्रण कह सकते हैं और जो है इसे मोलरता भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ आपने नोट कर ली होंगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि कर सकते हैं R और जो है तो इतनी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, X से डिनोट कर सकते हैं।
अब जो है बड़े ब्रैकेट का मतलब जो है क्या क्या हो सकता है, सांद्रता हो सकता है, सांद्रण हो सकता है, सक्रिय द्रव्यमान हो सकता है और मोलर सांद्रण भी हो सकता है। किसका मात्रक, किसका मतलब कह रहे हैं, किसका मतलब, बड़े ब्रैकेट का मतलब यही सब होता है। ठीक है दोस्त, अब थोड़ा सा सुनिएगा कि अब जो हमारी हेडिंग हो गई वो है तत्क्षणिक वेग या तत्क्षणिक दर या आर इंटस्टेनियर करा कि तत्क्षणिक वेग या तत्क्षणिक दर या आर इंटस्टेनियर। जानते हैं ये आर इंटस्टेनियर क्या है। कह रहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित क्षण, कौन से क्षण में, एक निश्चित क्षण में, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये हमारा x है और ये हमारा y है, दो बिंदु हैं, हमने इनके मध्य में कोई रासायनिक अभिक्रिया चलने को छोड़ दी, रासायनिक अभिक्रिया चल रही पूरे होने के लिए चलिए। अब क्या हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, ध्यान सुनिएगा, x हमने रखा था, फिर से मैं देख रहा हूँ, यहाँ x रखा था, यहाँ y रखा था, यहाँ पे मैंने कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ कराने का प्रयास किया, तो मैंने रासायनिक अभिक्रिया जब हमने कराना शुरू किया तो हम वहाँ 1 घंटा रुके रहे और x से y बनने में कोई परिवर्तन नहीं नजर आया। चंद क्षणों के लिए हम इधर उधर हुए, तब तक क्या पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का वेग इतनी दूर के लिए क्या हुआ था, चला था। इतने परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया के समय कितना लगा, क्षण भर का, ठीक है ना, क्षण भर का समय लगा। यानी छोटे से समय में छोटा सा परिवर्तन, छोटे समय में छोटा सा परिवर्तन ही क्या कहलाता है, तत्क्षणिक वेग कहता है, तत्क्षण होते हैं ये। कह रहा है कि ध्यान सुनिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित क्षण कौन सा क्षण होता है, तो dt पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन जो है, परिवर्तन जिसको क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। यानी सांद्रता में, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो है अभी शुरू ही नहीं होती, जैसे शुरू होगी तो थोड़ी सी चलेगी तो इसकी सांद्रता में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ सांद्रता में हुए परिवर्तन को डीसी से दिखाया जा रहा है, जबकि जो है कह रहा कि अभिक्रिया के एक निश्चित क्षण यानी समय को डीटी से दिखाया जा रहा है। छोटा समय को डीटी से दिखाएंगे, छोटी सांद्रता को डीसी से दिखाएंगे। बात समझना, ये एक बड़ा समय अंतराल नहीं है, एक बहुत छोटा समय अंतराल है जो आपके समझने के लिए जो है बहुत ही बेहतर है। तो तत्क्षणिक वेग को समझते हैं और भी डीपली। करा कि तत्क्षणिक वेग या तत्क्षणिक वेग दर या आर इंटस्टेनियर जो है ये होता है आर इंटस्टेनियर का फार्मूला जान लेते हैं। कह रहा कि आर, यहाँ देखिएगा आर इंटस्टेनियर इज इक्वल टू कहते हैं प्लस माइनस डीसी अपान क्या कह सकते हैं, डीटी। मतलब होता है कि जिसकी सांद्रता बदलेगी उसका क्या होगा, उसका समय भी, उसके साथ साथ समय भी परिवर्तित होगा। जहाँ आर इंटस्टेनियर को हम जो है, जहाँ आर इंटस्टेनियर, ध्यान से देखिएगा, जहाँ आर इंटस्टेनियर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता है इसलिए आर इंटस्टेनियर हम लिख सकते हैं, अभिकारक है तो माइनस डी, अभिकारक के लिए माइनस लगेगा क्योंकि की सांद्रता धीरे क्या होती है, घटती जाती है, माइनस डी आर अपान क्या हो गया, माइनस डी आर अपान जो है इसके मतलब होता है डी टी, क्या होता है, डी टी। आर इंटस्टेनियर इज इक्वल टू माइनस डी आर अपान क्या हो जाएगा, डी टी। और यहाँ पे आर इंटस्टेनियर इज इक्वल टू प्लस यहाँ पे देखिए पी लग गया, पी मतलब प्रोडक्ट, प्लस पी अपान डी टी उत्पाद के लिए, और ये किसके लिए है, अभिकारक के लिए। तो कह रहा कि तत्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिखना, तत्क्षणिक वेग के लिए क्या लिखना, व्यंजक लिखना। तो कह रहा है कि आप तत्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में मैं यहीं तक समझाकर जो वीडियो को एंड करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो देखा करिए, कहीं वीडियो स्किप मत किया करिए। ध्यान सुनिएगा, माना हमारे रिएक्शन A प्लस बी है जो बना रही है C प्लस डी। इस रिएक्शन में कह रहा है कि फार्मूला है, इसी फार्मूले पे पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है माइनस डी अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आर, तो हम लिखेंगे आर इंटस्टेनियर इज इक्वल टू, लिख देंगे
इस समीकरण के लिए लिखना है, ठीक है। लिख देंगे माइनस आर इंटू टेन इज इक्वल टू, लिख देंगे माइनस, और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आर इंटू टेन के लिए माइनस द कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे माइनस, फिर लिखेंगे डी द कंसंट्रेशन अपॉन बी अपॉन डी टी। उसके बाद हम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ प्रोडक्ट कहा जा रहा है, प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, और यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट के लिए नहीं, प्रोडक्ट आ गया। अब वहाँ प्रोडक्ट के लिए लगा रहे हैं कि प्लस द कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी और द प्लस द कंसंट्रेशन अपॉन डी अपॉन डी टी। ये जो है ये क्षणिक तत्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक है। तत्क्षणिक वेग के लिए कितने व्यंजक हैं, यहाँ पे 4 व्यंजक दिए गए हैं। दोस्तों इसका अगला पार्ट, मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसका अगला पार्ट जल्दी ही लेकर वापस आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और एक ज़रूरी सूचना कि आप जब भी पढ़ने बैठा करिए हमारी वीडियो के साथ, तो एक कॉपी और एक पेन ज़रूर लेके बैठा करिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको नोट डाउन करनी होती हैं, और कुछ लोग जो है इसमें जो है लेजीनेस दिखाते हैं, जिनकी वजह से उनका रिजल्ट इसी प्रकार से क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।